एक दिन अचानक एक खतरनाक वायरस पूरी धरती पर फैल जाता है। इस भयानक महामारी की वजह से दुनिया की लगभग पूरी आबादी खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस विनाश के बीच एक जगह ऐसी भी बची थी जहां इंसान अब भी जिंदा थे, जहां सिर्फ 513 लोग रहते थे। ये एक छोटा सा आइलैंड था जहां लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर सरवाइव कर रहे थे। इस आइलैंड पर रहने के लिए कुछ अजीब और खतरनाक रूल्स बनाए गए थे। इन रूल्स का पालन करना वहां के लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें इन्हें मानना ही पड़ता था। लेकिन एक दिन कुछ लोग करीब 20 साल तक इस आइलैंड पर रहने के बाद फिर से आज़ादी से जीने के लिए बाहर की दुनिया में लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे इतने साल बाद बाहर की दुनिया देखते हैं तो जो नज़ारा उनके सामने आता है उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये खतरनाक रूल्स क्या थे और आखिर बाहर की दुनिया में ऐसा क्या बदल चुका था, हमें आगे कहानी में पता चलने वाला है। कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जब धरती पर एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका था। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही समय में पूरी मानव सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। शहर के शहर खाली हो जाते हैं और कभी आबाद रहने वाले इलाके सुनसान खंडहर में बदल जाते हैं। वायरस तो लोगों को मार ही रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इंसान खुद इंसान का दुश्मन बन चुका था। लोग खाने और संसाधनों के लिए एक दूसरे को मारने लगे थे। धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद बेहद कम रह जाती है। जो कुछ गिने चुने लोग बचे भी थे वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए थे। इन्हीं में से एक सुरक्षित जगह थी समुद्र के बीच स्थित हेल्गोलैंड नाम का आइलैंड। ये आइलैंड जर्मनी के पास स्थित था और बाकी दुनिया से काफी दूर था। शायद इसी वजह से ये खतरनाक वायरस अब तक यहाँ नहीं पहुंच पाया था। यहीं पर बचे हुए लोगों ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। इस आइलैंड पर कुल 513 लोग रहते थे और सब मिलकर पीसफुली जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ बेहद अजीब नियम बनाए गए थे। इनमें सबसे चौंकाने वाला नियम ये था कि अगर इस आइलैंड पर किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय वहां रहने वाले 513 लोगों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि आइलैंड की आबादी कभी भी 513 से ज्यादा ना हो सके। इसी बीच हम एमिली नाम की एक महिला को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वहां लोरा नाम की एक रिपोर्टर भी मौजूद थी जो पूरे घटना को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। थोड़ी ही देर में आइलैंड पर एक नए बच्चे का जन्म होता है। माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित थे। वो बच्चा एक लड़की थी। परिवार के लोग, खासकर उसके दादा, उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आइलैंड का नियम तो नियम था। एक बच्चे के जन्म का मतलब था कि किसी एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ेगी। क्योंकि ये बच्ची उसी परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए उसके दादा खुद ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए वे अपनी मर्जी से आइलैंड के कुछ लोगों के साथ एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंचते हैं। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने काफी लंबा जीवन जिया है, इसलिए वे सीधे ऊंची पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब सीन हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट होता है। अचानक एमिली को फिर से तेज दर्द महसूस होने लगता है। जब डॉक्टर उसकी जांच करता है तो पता चलता है कि उसके पेट में ट्विन बेबीज थे। थोड़ी ही देर में दूसरा बच्चा भी जन्म ले लेता है। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। अब समस्या ये थी कि आइलैंड के नियम के अनुसार 513 लोगों की तादाद तय थी, लेकिन अब अचानक 2 बच्चे पैदा हो गए थे। इस मुश्किल सिचुएशन को सुलझाने के लिए हेल्गोलैंड की तरफ से एक काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में दूसरे बच्चे के भविष्य को लेकर चर्चा होती है। यहाँ की लीडर बीएट्रिस थी जो पूरी मीटिंग को लीड कर रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि क्योंकि ट्विन बेबीज पैदा हुए हैं इसलिए दोनों बच्चों को जिंदा रहने देना चाहिए। उनका कहना था कि एक बच्चे के लिए तो उसके दादा पहले ही अपनी जान दे चुके हैं, इसलिए अब किसी और को मारना सही नहीं होगा। इस तरह आइलैंड की पॉपुलेशन 513 से बढ़कर 514 हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि ये नियम कई सालों से चल रहा है और अगर अब इसमें बदलाव किया गया तो आगे चलकर लोग इसी तरह बार बार नियम तोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे आइलैंड और पॉपुलेशन दोनों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इन दो अलग अलग विचारों से काउंसिल के लोग काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। आखिर में तय होता है कि इस मामले में पब्लिक वोटिंग कराई जाएगी। आइलैंड के लोगों पर निर्भर था कि कौन जिंदा रहेगा और किसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हेल्गोलैंड आइलैंड का अपना एक टीवी चैनल भी था जहां हर दिन खबरें प्रसारित की जाती थीं। उसी दिन वहां एमिली के ट्विन बेबीज के जन्म की खबर दिखाई जा रही थी। साथ ही लोगों को लीडर बोर्ड की याद दिलाने के लिए स्क्रीन पर एक चार्ट भी दिखाया जा रहा था। ये खबर हेल्गोलैंड के लगभग सभी लोग देख रहे थे। उन्हीं में क्रिश्चियन नाम का एक आदमी भी था। जब वो लीडर बोर्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम 511 पोजीशन पर है।
ये देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि 511 पोजीशन पर होना मतलब खतरे के बहुत करीब होना था, क्योंकि सबसे नीचे रहने वाले लोगों में से ही किसी एक को मरने के लिए चुना जाता था। इस बात से क्रिश्चियन बहुत परेशान हो जाता है। क्रिश्चियन उसके दोस्त हेनरिक्स को कहता है कि अगर इस बार उसे मरने के लिए चुना गया तो वो अपनी जान नहीं देगा और भागने की कोशिश करेगा। लेकिन हेनरिक्स उसे याद दिलाता है कि पहले भी एक आदमी ने ऐसा करने की कोशिश की थी। उस समय लोगों ने उसे पिंजरे में बंद किया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। हेनरिक्स कहता है कि उस तरह की मौत शायद और भी ज्यादा दर्दनाक होती है। इसके बाद सीन एलिस नाम की एक बुजुर्ग महिला पर शिफ्ट होता है। आइलैंड के लोग उसे लगभग बेकार मानते थे। इसी वजह से लीडर बोर्ड में उसका पोजीशन 512वां था। फिर हम एटियन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका स्थान लीडर बोर्ड में सबसे आखिरी यानी 513वां था। उसे आइलैंड का क्रिमिनल माना जाता था। जब उसकी पत्नी लीसा को यह बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अपने बेटे लिनस के साथ एक लेबोरेटरी में काम कर रहा था। मार्क एक डॉक्टर था और वो अपने बेटे के साथ मिलकर उस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। लेकिन उनके पास जरूरी उपकरण और वायरस का कोई सैंपल नहीं था। इसलिए मार्क फैसला करता है कि वो अपनी रिसर्च फिलहाल बंद कर देगा, क्योंकि जरूरी चीजों के बिना आगे काम करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद कहानी में जुरिड नाम की एक लेडी सामने आती है। वो डॉक्टर मार्क के साथ मिलकर आइलैंड में लोगों को अलग अलग तरह की मेडिसिन पहुंचाने का काम करता था। इसी काम के सिलसिले में वे लोग एटीएन के घर पहुंचते हैं। जुरिड को देखते ही लीसा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पति को लीडर बोर्ड में आखिरी पोजीशन पर पहुंचने के लिए जुरिड को ही ब्लेम देती है। लेकिन जुरिड उसे याद दिलाती है कि एटीएन को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो लीसा के लिए मेडिसिन चुराने की कोशिश कर रहा था। लीसा गुस्से में कहती है कि उसका पति ऐसा करने के लिए मजबूर था। उसने पहले डॉक्टर मार्क से मेडिसिन देने की विनती की थी, लेकिन मार्क ने मना कर दिया था, क्योंकि मार्क बिना अनुमति के किसी को दवा नहीं दे सकता था। इसी वजह से एटीएन को मेडिसिन चुरानी पड़ी और पकड़े जाने के बाद उसे लगभग 4 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उसकी रैंकिंग भी गिरकर सबसे नीचे पहुंच गई। बात चल ही रही थी कि तभी एक पड़ोसी वहां आ जाता है। वो लीसा के दादा की एक पुरानी घड़ी मांगता है। उसी दौरान वो डॉक्टर मार्क को यह भी बताता है कि लीसा और एटीएन ने फेक वोट्स खरीदने की कोशिश की थी। अगर ये बात सबके सामने आ गई तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती थीं। लीसा यहाँ डॉक्टर मार्क से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पति एटीएन की पोजीशन थोड़ी ऊपर करवा दे। मार्क और बिएट्रिस के बीच रिश्ते थोड़े अच्छे थे, इसलिए मार्क लीसा से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अमीली जब नींद से उठती है तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला उसके एक बच्चे को उठाकर ले जा रही है। वो महिला एलिस थी, जिसकी पोजीशन लीडर बोर्ड में 513 थी। अमीली फौरन उसके पास जाकर बच्चा वापस देने को कहती है और आरोप लगाती है कि वो खुद को मौत से बचाने के लिए उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन एलिस उसे समझाती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कहती है कि जब वो उधर से गुजर रही थी तब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसे शांत कराने के लिए उसने उसे गोद में उठा लिया था। उधर डॉक्टर मार्क के बारे में पता चलता है कि वो चोरी छिपे कई लोगों को मेडिसिन देता है और इस बात की जानकारी जुरिब को भी थी। एक दिन सुपरमार्केट में वो बिएट्रिस को मार्क के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन बिएट्रिस उसे फिलहाल चुप रहने को कहती है। वो बताती है कि अभी मार्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी नॉलेज द्वीप के लिए बहुत जरूरी है। अगर मार्क उस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बना लेता है तो भविष्य में वही दवा पूरे आइलैंड को बचा सकती है। इसी दौरान सुपरमार्केट में एक छोटा बच्चा गलती से कांच का एक जार तोड़ देता है। उस समय वहां क्रिश्चियन और हेनरिक्स भी खड़े होते हैं। हेनरिक्स तुरंत क्रिश्चियन से कहता है कि ये अच्छा मौका है लीडर के सामने अच्छा दिखने का, जिससे उनकी रैंकिंग ऊपर जा सकती है। तभी क्रिश्चियन उस बच्चे को एक एप्पल देकर कहता है कि कोई बात नहीं, ये उसकी गलती नहीं थी। पास खड़ी एक महिला भी बच्चे को छोटा सा गिफ्ट दे देती है। जब बिएट्रिस ये सब देखती है तो क्रिश्चियन और उस महिला की रैंकिंग एक पॉइंट ऊपर कर देती है। उसी सुपरमार्केट में लीसा भी मौजूद थी। हेनरिक्स वहां उसके पास आता है। हेनरिक्स एक अमीर परिवार से था, इसलिए वो लीसा को लालच देता है कि अगर वो चाहे तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इल्लीगल तरीके से उसे काफी सारा खाना दे सकता है, लेकिन बदले में वो लीसा के साथ रात वाला काम करना चाहता है। लीसा उसे टालते हुए कहती है कि इस बारे में बाद में बात होगी, लेकिन हेनरिक्स उसकी बात नहीं मानता। तभी बिएट्रिस ये सब देख लेती है और बाहर आकर हेनरिक्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि वो ऐसी हरकतें बंद करे। अगर लोगों को ये सब पता चला तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। असल में हेनरिक्स बिएट्राइस का ही बेटा था। इसके बाद सीन मार्क पर शिफ्ट होता है, जो लैब में एक गुप्त दरवाजा खोलता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। असल में उसने वहां पीटर नाम के एक आदमी को छुपा कर रखा हुआ था। पीटर उस खतरनाक वायरस से संक्रमित था और वो आइलैंड की बाहर की दुनिया से आया था। वो खुद मार्क की मदद कर रहा था ताकि मार्क उस वायरस की वैक्सीन बना सके।
जब मार्क पीटर को एक इंजेक्शन देता है तो पीटर उसे बताता है कि शायद ये वैक्सीन काम करने लगी है, क्योंकि जब भी मार्क उसे ये एंटीडोट देता है उसे पहले से थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। उधर लीसा हेनरिक्स के पास आती है और उसके ऑफर को मान लेती है, लेकिन उसी समय अचानक खबर मिलती है कि एक बोट में कुछ बाहरी लोग उनके आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। वे हथियारों से लैस थे और आइलैंड की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते ही हेनरिक्स तुरंत गार्ड्स के साथ बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वो और बाकी गार्ड्स उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे आगे ना बढ़ें, लेकिन जब वे लोग नहीं रुकते तो गार्ड्स उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। हेनरिक्स भी गोली चलाकर लगभग सभी को मार देता है। इस वजह से गार्ड्स के लीडर मिया उससे काफ़ी खुश हो जाती है। कुछ घंटों बाद आइलैंड में पब्लिक वोटिंग होती है ताकि ये तय किया जा सके कि अमीली के ट्विन बेबीज के मामले में क्या किया जाए। उसी समय क्रिश्चियन देखता है कि उसके एक अच्छे काम की वजह से उसकी पोजीशन ऊपर हो गई है। अब उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है कि उसकी जान बच सकती है। जब वोटिंग शुरू होती है तो ज़्यादातर लोग बच्चों को जिंदा रखने के साइड में वोट देते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी एक व्यक्ति को मरना होगा। इस पर आइलैंड के कई लोग एटीएन के खिलाफ वोट देते हैं क्योंकि उसने चोरी की थी और सबको लगता है कि उसे ही मरना चाहिए। तभी अचानक लीसा आगे आकर कहती है अगर उसके पति को छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा मिल सकती है तो हेनरिक्स जैसे आदमी को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो औरतों को लालच देकर उनका गलत फायदा उठाता है। लीसा की बात सुनकर द्वीप की कई महिलाएं भी हिम्मत जुटाती हैं और वे भी हेनरिक्स के खिलाफ बोलने लगती हैं। धीरे धीरे माहौल बदल जाता है और मौत की सजा के लिए एटीएन की जगह हेनरिक्स का नाम चुना जाता है। लेकिन आइलैंड की लीडर बिएट्रिस सबके सामने कहती है कि हेनरिक्स उसका बेटा है और एक माँ होने के नाते वो उसे मरने की सजा नहीं दे सकती। इसलिए वो फैसला करती है कि हेनरिक्स को आइलैंड से बैन कर दिया जाएगा, उसे वायरस से संक्रमित शहरों में छोड़ दिया जाएगा और वो कभी भी इस आइलैंड पर वापस नहीं आ सकेगा। ये फैसला सुनकर ज्यादातर लोग संतुष्ट हो जाते हैं और हेनरिक्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। उधर मार्क फिर से अपने लैब में पीटर के पास आता है। इस बार वो अपनी अपडेटेड वैक्सीन पीटर के शरीर में इंजेक्ट करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पीटर की मौत हो जाती है। ये देखकर मार्क बहुत दुखी हो जाता है। किसी को सच पता ना चले इसलिए वो पीटर की लाश को जला देता है। अब उसके पास वायरस का कोई सैंपल भी नहीं बचता जिससे वो अपनी वैक्सीन को और टेस्ट कर सके। अगली सुबह मार्क अपने बेटे लाइनस को इन सब बातों के बारे में बताता है, लेकिन लाइनस अपने पिता मार्क से कहता है कि वो गार्ड्स की टीम में शामिल होना चाहता है। दरअसल गार्ड्स हेनरिक्स को आइलैंड से बाहर छोड़ने के लिए बाहरी शहरों की तरफ जा रहे थे। लाइनस का कहना था कि अगर वो उनके साथ जाएगा तो वो दुनिया की असली हालत देख पाएगा और शायद वहां से उसे कोई नया आइडिया मिल जाए जो उसके पिता की वैक्सीन रिसर्च में मदद कर सके। लेकिन मार्क उसे मना करता है क्योंकि बाहर जाना बहुत खतरनाक था और वहां जाकर वो भी वायरस से संक्रमित हो सकता था। इसके बावजूद लाइनस जाने की जिद करता है। कुछ समय बाद गार्ड्स निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइलैंड के लोग उन्हें छोड़ने आते हैं। लाइनस भी गार्ड्स की टीम में शामिल हो जाता है। सभी गार्ड्स ने खास प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए थे ताकि वायरस उनके संपर्क में ना आ सके, लेकिन हेनरिक्स को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। फिर गार्ड्स उसे लेकर बोट में सवार हो जाते हैं और उनकी लंबी यात्रा शुरू होती है। रास्ते में वे 15 साल पहले की दुनिया को याद करते हैं जब वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। हर जगह लोगों की लाशें पड़ी थीं और हालात इतने बुरे थे कि उन्हें मजबूर होकर इस आइलैंड में आसरा लेना पड़ा था। इसलिए सबके मन में डर था कि इतने साल बाद बाहर की दुनिया कैसी होगी। लंबी यात्रा के बाद वे एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वहां एक गार्ड हेनरिक्स को धक्का देकर बोट से नीचे गिरा देता है। हेनरिक्स उनसे दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन हंस नाम का एक गार्ड उसे बुरी तरह पीटता है क्योंकि हेनरिक्स ने उसके परिवार के कुछ लोगों के साथ बहुत गलत काम किया था। हेनरिक्स जब उसे पैसे देने की कोशिश करता है तो हंस गुस्से में उसके पैर में गोली मार देता है और उसे वहां से भाग जाने को कहता है। दूसरी तरफ आइलैंड में बिएट्रिस को वाटर सप्लाई बिल्डिंग में बुलाया जाता है। वहां पानी की फिल्ट्रेशन सिस्टम में बड़ी समस्या आ गई थी और पानी ठीक से साफ नहीं हो रहा था। जब एक महिला कर्मचारी पाइपलाइन की जांच कर रही होती है तो उसे वहां एक रेडियो मिलता है। ये देखकर बिएट्रिस चौंक जाती है क्योंकि आइलैंड पर कई साल पहले रेडियो इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया था। इसलिए वो सोचने लगती है कि ये रेडियो यहाँ किसने रखा होगा। कुछ देर बाद एलेक नाम का एक इंजीनियर बिएट्रिस को बताता है कि उसने पानी की सप्लाई की समस्या ठीक कर दी है। बिएट्रिस उसकी तारीफ करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक उससे कहता है कि इनाम के तौर पर उसकी पत्नी को आइलैंड में आने की अनुमति दी जाए, लेकिन बिएट्रिस तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसकी पत्नी वायरस से संक्रमित थी और उसे आइलैंड में लाना खतरे से खाली नहीं था। उधर गार्ड्स की टीम बोट से आसपास के इलाकों का जायजा ले रही थी। तभी उन्हें एक खाली शहर दिखाई देता है और वे वहां उतरने का फैसला करते हैं।
कुछ गार्ड्स वायरस के सैंपल्स ढूंढने के लिए शहर के अंदर चले जाते हैं, जबकि लाइनस बोट की रखवाली करने के लिए वहीं रुक जाता है। इसी दौरान गार्ड्स जब एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। दरअसल मियाँ और गार्ड्स उसी व्यक्ति की तलाश में वहां आए थे। यहाँ गार्ड्स एलेक को कुछ खाना और फल देते हैं और बदले में एलेक उन्हें कई बॉक्स मेडिसिन देता है जो हेलगोलैंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। इसी बीच लाइनस चुपके से शहर की सिचुएशन देखने के लिए निकल पड़ता है। वहां उसे कुछ सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं। एक बुजुर्ग आदमी उसे कहता है कि उसे इतना भारी प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शहर से वो खतरनाक वायरस खत्म हो चुका है। लेकिन लाइनस उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे अपने पास ना आने के लिए कहता है। तभी मोजिक नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उसे एक वैक्सीन दिखाता है। वो बताता है कि ऐसी कई वैक्सीन्स एक जहाज में रखी हैं और अगर वो चाहे तो वो उसे वहां ले जा सकता है। लाइनस उसके साथ जहाज तक चला जाता है। वहां मोजिक उससे कहता है कि अगर वो उसे और उसके दोस्तों को हेलगोलैंड आइलैंड ले जाए तो वो सारी वैक्सीन्स उसे दे देगा। लेकिन लाइनस मना कर देता है क्योंकि उनके आइलैंड के नियम इसकी परमिशन नहीं देते। तभी अचानक मोजिक के कई लोग वहां आ जाते हैं। ये देखकर लाइनस डर जाता है और जल्दी से वहां से भागने लगता है। लेकिन जब तक वो वापस बंदरगाह पहुंचता है, गार्ड्स काफी देर इंतजार करने के बाद बोट लेकर जा चुके होते हैं। लाइनस दौड़कर वहां पहुंचता है, पर तब तक वो देखता है कि गार्ड्स उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। अब जानना यह था कि क्या लाइनस वापस आइलैंड तक पहुंच पाएगा, क्या आइलैंड भी वायरस के चपेट में आ जाएगा, और आखिर वो रेडियो वहां किसने छुपाया था। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए 50 लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।